हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले फंड क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं फंड का मतलब कैश है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग अलग नहीं बनाए जाते। तो सबसे पहले फंड का मतलब जानेंगे, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंटली फंड फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल किस तरीके से है एक कंपनी के लिए, क्यों बनाई जाती है, उसके रीजंस अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या फॉर्मेट है फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का, यानी क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे बनती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके हर एक फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी से समझते हैं और करते हैं मीनिंग के साथ स्टार्ट। इसके अलावा दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं किसी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट में वर्ड फंड क्या है। तो फंड का मतलब सिंपली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो फंड मींस कैश बोला जाता है, पर एक्चुअली में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं फंड मींस नॉट ओनली कैश। कैश का मतलब फंड को अगर कैश की तरह ट्रीट कर लोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट सेम क्यों, मतलब अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं, क्यों फिर एक ही चीज़ क्यों नहीं बनाई जाती अगर फंड कैश है तो, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है जब हम एक्सपर्ट्स के इंटरप्रिटेशन को कंबाइन करते हैं और ब्रॉडली फंड का मतलब निकालते हैं तो मतलब समझ में आता है कि फंड का मतलब अकेला कैश नहीं होता। फंड का मतलब अकेला वर्किंग कैपिटल भी कवर करना नहीं होता। फंड का मतलब है ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। सिंपल। अब इसी को लिंक करते समय हमें आगे ये बताया गया कि जिस स्टेटमेंट के अंदर हमें फंड्स की मूवमेंट बताई जाती है उस स्टेटमेंट को फंड फ्लो बोला जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज जस्ट द स्टेटमेंट दैट शोज यू या दैट शोज द वेरियस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। क्या शो करते हैं? मूवमेंट ऑफ द फंड इनटू और आउट ऑफ द बिजनेस। कितना बिजनेस में फंड्स आए हैं और कितने फंड्स बिजनेस में से आउट ऑफ हुए हैं। कुल मिला के इसकी और डिटेल में जाएं तो फंड का सोर्स क्या है, मींस कहाँ से फंड जनरेट किए जा रहे हैं कंपनी के अंदर और कहाँ लगाए जा रहे हैं। मैं आगे एक फॉर्मेट बताऊंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट का, आपको दिखाऊंगा जब प्रिपरेशन में बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनती है ना, उसकी लेफ्ट साइड पे हम बताते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, मतलब फंड कहाँ कहाँ से सोर्स किए जा रहे हैं। और राइट साइड पे लिखा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि फंड कहाँ लगाए जा रहे हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ लगाए जा रहे हैं। हाउ द फंड इज ऑब्टेन्ड एंड हाउ वर दे यूज्ड। दैट स्टेटमेंट जो हमें ये चीज़ें शो करती है, दैट इज अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। बात समझ आ गई? तो फंड का मतलब भी क्लियर हो गया होगा कि ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, और जिसमें ये मतलब जिस स्टेटमेंट के जरिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास और कहाँ लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल मिल जाए, सोर्सेज और एप्लीकेशन के बारे में डिटेल मिल जाए, दैट इज अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो अब इसी को आगे डिटेल में लेके जाने के लिए हमें इसके यूजेस पढ़ने हैं कि कंपनी इसको अलग से क्यों बनाती है, कैश फ्लो से काम नहीं चल पाता क्या। तो अब इसके कुछ यूज़फुलनेस समझते हैं, मतलब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा हमें क्या मिलता है या कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है कि वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एनालाइज कर लिया जाता है ईजिली। कि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो जो वर्किंग कैपिटल है, जिसका मतलब क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल जो होती है वो हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में जल्दी से बता देती है। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं तो उससे बिजनेस को मदद मिलती है अपने कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल कंसिस्टेंटली राइज होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कंपनी रिसोर्सेज को इनफ बेसिस पे जनरेट कर पा रही है, मतलब वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जल्दी से कंप्लीट मतलब मैनेज कर सकती है, हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर वहीं पे ऑपोजिट कर दो कि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब कंपनी के रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मतलब उनको यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे आउटफ्लो हो रहा है ज़्यादा हमारे फंड्स का। तो वो नुकसान हो सकता है उतना ही कंपनी का आने वाले समय में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना चेंज हो रही है हमारे हर साल के बेसिस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चल जाता है कंपनी की।
देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी ट्रैक करने में मदद करती है, क्योंकि इससे हमें फंड कहाँ से सोर्स किए जा रहे हैं इसके बारे में भी पता चल जाता है, और कहाँ लगाए जा रहे हैं ये भी आइडिया हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कहाँ से सोर्स किए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, हमें ये पता चलता है कि फंड इंटरनली ऑपरेशन से आ रहे हैं या फिर फंड एक्सटर्नल बोरविंग करके हमें मिल रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल बेसिस पे डिपेंड होंगे, उतना ही कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ इनकम नहीं होगी, उतना ही हमें फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है फाइनेंशियली बेसिस पे, कंपनी स्ट्रांग कितनी है, इसके बारे में भी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के जरिए पता चलता है, जब हम उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स को देखते हैं कि एक्सटर्नल बेसिस पे है या इंटरनल बेसिस पे है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट मिलता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी असेस करना आसान हो जाता है। देखो, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी की एबिलिटी के बारे में जानना, कि कंपनी अगर फंड की अचानक से रिक्वायरमेंट आ जाए तो उसको कैसे जल्दी से हैंडल कर सकती है, मतलब जल्दी से हैंडल कर पा सकती है कि नहीं। अगर जल्दी से हैंडल कर लेगी तो इसका मतलब वो फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल कंपनी है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हाई नज़र आएगी हमें, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस जी रही है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जल्दी से रेडी है। ठीक है। लेकिन अगर इससे ऑपोजिट हो जाता है तो वहाँ पे कंपनी की मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि अगर हमारे पास अनएक्सपेक्टेडली कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो हम उस चीज़ को जल्दी से हैंडल नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें फंड फ्लो स्टेटमेंट जानने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है असिस्टिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ऑफ कोर्स, प्लानिंग एंड बजटिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। तो सिमिलरली अगर हम अपने फंड्स को कह लो कि प्रॉपरली एग्जामिन कर लेंगे कि कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, तो इससे कंपनी जल्दी से अपनी फ्यूचर एक्सपेंसेस को एंटिसिपेट कर लेती है। और जब आप जल्दी से ही अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को एंटिसिपेट कर लेते हो और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे चलते हो, तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अपने कैश की अगर शॉर्टफॉल कभी आ भी जाए आने वाले समय में, तो उसको सडन बेसिस पे अवॉइड कर लेता है, मतलब उस कैश शॉर्टफॉल को जल्दी से अवॉइड करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी अगर कभी कभी भी रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है तो उसको जल्दी से कैसे अवॉइड करके मैनेज करना है, इसके बारे में अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच पहले ही रख लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको मिलती कहाँ से है, या ये फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग आप जल्दी से कहाँ से कर पाते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि उसमें हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। राइट। नेक्स्ट बेनिफिट हमें मिलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इवेलुएट करने में भी मदद मिलती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद मिलती है। देखो, जब हमें कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी मिल रही है तो कहीं ना कहीं हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बड़े आराम से और ध्यान से कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंपनी अपने आप को ग्रो आसानी से कर सकती है, या फिर जहाँ पे हमें कंपनी की ग्रोथ के बारे में जल्दी से पता चलता है। तो अगर आप नॉर्मली जितनी कैपिटल ज़रूरत है, अगर आप उतनी ही कैपिटल कहीं पे लगाते हो तो वो आपकी डिमांड भी फुलफ़िल करेगा, वो आपको ग्रो करने में भी मदद करेगी चीज़ें। लेकिन अगर वहीं पे आप एक्सेसिव कैपिटल कहीं पे लगा देते हो, जिसको आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो कहीं पे, मतलब आप कहीं पे अपनी, देखो, एक होता है अंडर कैपिटलाइजेशन, एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बैलेंस रखने में मदद करता है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन आपके लिए बहुत गलत हो जाती हैं। अंडर हो जाएगा तो आप जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी नहीं कर पाओगे, एक्सेसिव हो जाएगा तो जो पड़े पड़े पैसे हैं वो आपके लिए वर्स्ट हो जाएंगे, मतलब वो आपके लिए कहीं यूज़फुल नहीं होने वाले, और आप उसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आप कहीं ना कहीं आप उस बेसिस पे अपने फंड्स जो एक्स्ट्रा आपने अपने पास रखे हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं होने वाला, तो आप रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहे हो वहाँ पे। पॉइंट। तो ये क्या है, कल कुल मिला के फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बैलेंस करने में मदद करता है, और ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें जल्दी से इवेलुएट भी हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलती है। मॉनिटरिंग द डेट मैनेजमेंट। अब देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट डेट में कितना चेंजेस आ सकते हैं उसको भी रिवील करने में मदद करता है, और जिससे कंपनी को मदद मिलती है कि हाउ मच दे बोरो वर्सेस हाउ मच टू रीपे। समझ आया क्या बोला मैंने, कि कंपनी ने कितना बोरो करना है और कितना कंपनी को रीपे करना पड़ सकता है। इसके बारे में जब कंपनी पहले ही रेडी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उससे कंपनी को मदद मिलती है अपने डेट को मैनेज करने में प्रॉपरली बेसिस पे। तो अगर आप डेट मैनेजमेंट को प्रॉपरली मॉनिटर करते रहते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने
रीपेमेंट बेसिस पे पहले ही रेडी हो कि कितना पैसा वापस देना पड़ेगा, कितना पैसा लेकर आना है, कितना देना पड़ सकता है। यानी फाइनेंशियल कंडीशन पहले ही क्लियर है कि किस तरह से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना है फंड बेसिस में, कि हाउ डिपेंडेंट द कंपनी इज ऑन द डेट, इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है। और क्या कंपनी अपने डेट को मैनेज कर पा रही है रिस्पॉन्सिबल बेसिस पे कि नहीं कर पा रही है, इसके बारे में भी आपको पता चलता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पे। क्योंकि फंड फ्लो आपको सोर्सेज और एप्लीकेशन दोनों के बारे में बताता है, जिससे आपको कंपनी ने कितना डेट लिया था और कितना रीपे करना पड़ गया, इसके बाद दोनों के बारे में आपको जल्दी से पता चल जाता है, और जो आने वाले समय में आपको डेट मैनेजमेंट करने में मदद देता है। ठीक है जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज फंड एलोकेशन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। मतलब फंड एलोकेशन का मतलब होता है हाउ द फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो मैनेजर को मदद करती है ये देखने में कि अगर आप फंड को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो तो ही आप आगे ग्रो कर पाओगे। तो कुल मिला के इफेक्टिवली आप एफिशिएंटली क्या आप अपने फंड्स को वो कर पा रहे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको फंड फ्लो बेसिस पे ही पता चल पाएंगी। क्योंकि अगर फंड फ्लो में सोर्सेज ज़्यादा हुए एप्लीकेशन कम हुई तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पैसा ज़्यादा मंगवाया है, इनटू ज़्यादा हुआ है, आउट कम हुआ है। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा चली गई और वहीं पे आपके सोर्सेज कम हुए तो वहाँ पे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी ने कहाँ गलती करी है। ठीक है, तो कुल मिला के एक्सेस फंड जो है वो आपको कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि आपने अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ किया है या फिर इनएफिशिएंट यूज़ किया है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। तो दीज आर द मेन यूजेज ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, तो देखिए अब हमने बात करनी है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कैसे की जाती है। देखो मैं आज आपको उसका पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ। अब फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो चीज़ें लिखेंगे जिसमें हमें पता चल सके कि फ़ंड कहाँ से सोर्स किया जा रहा है, यानी सोर्सेज ऑफ फंड लेफ़्ट साइड पे आएंगे, और राइट साइड पे हम बताएंगे कि फ़ंड का यूज़ कहाँ हो रहा है, मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में। अब अगर तो आपने मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की वीडियो देखी है या फिर नॉर्मली कैश फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको क्लियर है, राइट, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें जितने भी इनफ्लोज होते हैं वो हमारे लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज बन जाते हैं, और जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो रहे होते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेशन के कॉलम मतलब एप्लीकेशन वाली साइड पे आ जाते हैं। ध्यान से देखो ज़रा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको याद होगा कि इनफ्लो कहाँ कहाँ से होता था। जब भी आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। सेकंड आप देखोगे सोर्सेज वाली साइड पे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। ये 3-4 चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होती थी। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसके ही ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा जाता था, आउटफ्लो के बारे में। तो अब देखो ज़रा एप्लीकेशन साइड पे, अगर इधर इशू हो रहे हैं इक्विटी शेयर तो उधर बायबैक हो रहे होंगे, इधर प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं तो उधर रिडीम हो रहे होंगे, इधर डिबेंचर इशू हो रहे हैं तो उधर भी डिबेंचर रिडीम हो रहे होंगे। सिमिलरली इधर लोन लिया जा रहा है तो उधर से लोन रीपे किया जा रहा होगा एप्लीकेशन के केस में। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो कहाँ से होता था, फिक्स एसेट्स को बेचकर सेल करके, वो सोर्सेज वाली साइड पे आपको दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के जरिए हो रहा था, डिविडेंड इनकम मिलती थी हमें, इंटरेस्ट इनकम मिलती थी हमें। लेकिन वहीं पे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो कहाँ से जाता था, अगर इधर सेल है तो उधर परचेज हो रही होगी तभी तो आउटफ्लो हो रहा है। तो कुल मिला के आपको एक, और डिविडेंड इधर इनकम है तो उधर पे हो रहा होगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है, कि मैं आपको ये कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो जो चीज़ें आती थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, या फिर नॉर्मली फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मतलब फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को खरीदने बेचने के बारे में बात होती है। अगर आप खरीद रहे हो तो आउटफ्लो हो रहा है, अगर आप बेच रहे हो तो इनफ्लो हो रहा है। तो सोर्स हो रहा है, मतलब इनफ्लो का मतलब सोर्स है, आउटफ्लो का मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन लेना, लोन रीपे करना, ऑल दीज थिंग्स। तो
इनफ्लो जितनी भी चीज़ें हैं वो सोर्सेज में आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितनी भी आती हैं, और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितने आउटफ्लो होते हैं वो हमारे दूसरी साइड पे चले जाते हैं एप्लीकेशन के नाम पर। अब आपने देखा होगा नीचे मैंने एक दो चीज़ें अलग से लिखी हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये चीज़ें ना ऐसे नहीं क्लियर होने वाली, ये इनके लिए अलग से आपको फॉर्मेट बनवाए गए हैं जो आपको ऊपर मतलब जो मैंने आपको अभी दिखाने हैं कि अगर आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हो कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको एक अलग से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक अलग से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन दी वर्किंग कैपिटल आपके नाम एक नाम से आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स जितनी भी हैं उनका टोटल माइनस करंट लाइबिलिटी जितनी भी हैं उनका टोटल। लेकिन अब याद यहाँ पे क्या रखना है, सबसे पहले करंट एसेट्स लिखनी है आपने, जितनी भी करंट एसेट्स हैं प्रीवियस ईयर में जितनी अमाउंट है, करंट ईयर में जितनी अमाउंट है वो हमने लिख देनी है। उसके बाद करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर में ये चेक करना है कि कितना चेंज हुआ है। अब चेंजेस में इंक्रीज, देखो इफेक्ट जो है ना, ये इफेक्ट किस चीज़ का है? सुनो 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 सुनो, ये इफेक्ट दिखाना है किस चीज़ का है? वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट। मतलब अपने आप सोचो, वर्किंग कैपिटल किस चीज़ से बढ़ती है? करंट एसेट से या करंट लाइबिलिटी से? सर जितनी करंट एसेट्स बढ़ती रहेंगी उतना वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन जितने करंट एसेट्स कम हो जाएंगे या जितनी करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी उतनी ही वर्किंग कैपिटल में डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो ज़रा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एज्यूम्ड फिगर्स ली हुई हैं, 5000 से 6000 हो गया तो इंक्रीज हो गई वर्किंग कैपिटल, तो इंक्रीज वाले कॉलम में चला जाएगा। 4000 से 2000 डिक्रीज हो गए करंट एसेट्स मतलब हमारे डेटर्स, तो ऑटोमेटिकली 2000 डिक्रीज वाले कॉलम में चला जाएगा। अब करंट लाइबिलिटी इसका ऑपोजिट है। अब करंट लाइबिलिटी में सपोज क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई, तो क्रेडिटर की वैल्यू 500 रुपये बढ़ गई, लेकिन उससे वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होती है, सिमिलरली लाइबिलिटी घटने से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो यही चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं यहाँ पे। अब करंट एसेट का जितना भी टोटल है और करंट लाइबिलिटी का जितना भी टोटल है वो हमने ले लिया, और इन दोनों के टोटल में मतलब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके जो आपको आंसर मिला वो क्या है? 5500 और 4700 एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके मिल गया आपको कि प्रीवियस ईयर में मेरी वर्किंग कैपिटल आ रही थी 5500 और करंट ईयर में मेरी वर्किंग कैपिटल आ रही है 4700। अब सवाल ये उठता है कि इसमें डिफरेंस आ रहा है ना। अब आपने देखा होगा नीचे एक इंक्रीज या डिक्रीज का कॉलम बना हुआ है। अब आपने करना कुछ नहीं है, बस इतना देखो कि बड़ी वैल्यू कौन सी है दोनों में? 5500, उसको सीधे नीचे ले आओ, येलो बॉक्स में सीधे नीचे ले आओ। अब 47 में कितना ऐड करोगे कि वो 55 के बराबर हो जाए? सर 800 ऐड करेंगे। अब 800 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये जानने का सिंपल तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर में 5500 थी, इस बार 47 है, तो वर्किंग कैपिटल नॉर्मल केसेस में बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर पिछले साल में ज़्यादा थी, इस साल कम है, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो आप लिख दोगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 5500 पहले कॉलम में एज इट इज़ आ जाएगा, 47 में 800 ऐड कर दोगे डिक्रीज के नाम से। ऐड ही करना है, सुन लो, 55 बराबर करना है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू, सुन लो, नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू, नहीं आनी है। डिक्रीज नाम आएगा बेशक, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आनी है। तो आपके पास 47 प्लस 800 कितना हो गया? 55 मैच हो गया। अब यही जो 800 का डिफरेंस है ये आप आखिरी दो कॉलम में जब आप देख रहे हो ना, देखो ज़रा 2500 मैच हो रहा है, ये वैसे ऐसे ही मैच नहीं हो रहा। आप जब दोनों का टोटल करोगे ना तो जितना 800 का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल में दिखेगा उतना ही डिफरेंस उधर भी दिखेगा। तो जिस कॉलम में कम वैल्यू आ रही होगी उसमें 800 ऐड करके दोनों को बराबर कर दीजिएगा। एंड में बस बराबर करना है, ये देख लीजिएगा। और डिक्रीज इंक्रीज कैसे करना है? प्रीवियस ईयर से करंट ईयर देखकर करना है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और हमेशा पॉजिटिव फिगर ही आनी चाहिए, नेगेटिव कुछ नहीं डालना। ठीक है जी। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही थी, तो ध्यान दीजिएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे लिए वर्किंग कैपिटल एक सोर्स कब बनेगा? जब वर्किंग कैपिटल कम हो रही होगी। ऐसा कैसे सर? वर्किंग कैपिटल, देखो भाई, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जितने पैसे मुझे लगाने के लिए कहीं चाहिए। तो जितने ज़्यादा पैसे मुझे कहीं से लगाने के लिए चाहिए होंगे, मतलब कहीं पे लगाने जितने ज़्यादा पैसे हैं, उसका मतलब वर्किंग कैपिटल। देखो सिंपल सी बात सोचो ना,
सोर्सेज का मतलब होता है जहाँ से पैसे आ रहे हों, और जहाँ लगाने होते हैं वो तो हमारे लिए एप्लीकेशन बनेगा। तो जितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी उतना लगाना हमने है, और जितनी कम वर्किंग कैपिटल होगी उतना कम लगाना पड़ेगा, और जितना कम लगाना पड़ेगा उतना ही सोर्स होगा हमारे लिए। समझ आई बात? मतलब यहाँ पे बेशक हमारे पास पैसे आ नहीं रहे, लेकिन जितनी कम वर्किंग कैपिटल होगी उतना कम हमें कहीं पे लगाना पड़ेगा पैसा, तो वो हमारी सोर्स साइड पे आ जाएगा। और जितना ज़्यादा हमें लगाना पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आपके माइंड में आया सर ये तो हो गया वर्किंग कैपिटल, अब इसके ऊपर एक और चीज़ लिखी हुई है कि फंड यूज्ड इन ऑपरेशन और फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखो आपको इनडायरेक्ट मेथड याद होगा ना उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का। बस अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा कैश फ्लो फॉर्मेट की, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इन केस आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप यहीं पे समझ जाओगे अच्छे से कि इसके लिए भी आपको एक फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? एक फॉर्मेट बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला फॉर्मेट ही आपका जो बनना चाहिए, या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट के वर्किंग नोट में जो फॉर्मेट बनेगा, आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया था ना, उसमें क्या क्या चीज़ें करी थी, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, और जितने भी मतलब प्रॉफिट सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट में जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएंगे, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है वो माइनस हो जाएंगी। तो बस वही चीज़ें हमने यहाँ करना है। जितना भी प्रॉफिट का डिफरेंस आया प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में, जितना भी प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा उसमें क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिएगा। डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑफ फिक्स एसेट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। प्रपोज डिविडेंड तक भी इसमें आएगा। ठीक है, एंट्रीम डिविडेंड या डिविडेंड फाइनल डिविडेंड वगैरह की पेमेंट भी इसी के अंदर आएगी अगर एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है तो। और ये सब चीज़ें जनरली सारी जितने भी प्रोविजंस वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, वो आपके सामने है। जैसे ऊपर लॉस था तो नीचे प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर डेप्रीसिएशन था तो नीचे एप्रीसिएशन हो जाएगा, ऊपर डिविडेंड पेड था तो नीचे डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। वेरी सिंपली बस इनकम्स को माइनस करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है प्रॉफिट के अंदर। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसी वे को उन्होंने टेबलर में डाला हुआ है। टेबलर मतलब टेबलर फॉर्मेट में डाला हुआ है। तो टेबलर फॉर्मेट क्या कहता है, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, और जितनी भी नॉन कैश इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। दैट्स ऑल। मतलब इसमें प्रॉफिट का डिफरेंस नहीं करना होता। ओपनिंग प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और क्लोजिंग प्रॉफिट आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग बाय बैलेंस ऑफ P&L आपको दिखेगा क्रेडिट साइड पे, और टू नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा नीचे डेबिट साइड पे। और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, यानी एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं तो डेबिट पे आ जाएंगे, और जितने भी क्रेडिट है वो क्रेडिट पे आ जाएंगे। ये बनाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव फिगर को ध्यान में रखना नहीं होता आपको। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास अगर तो आंसर आता है क्रेडिट साइड पे तो उसको माना जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि इनकम साइड पे पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस आता है हमारी डेबिट साइड पे तो इसका मतलब है फंड यूज्ड इन ऑपरेशन का नाम आ जाएगा वहां पे। ठीक है जी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फंड फ्लो में दिखा देना है। मतलब जो यूज है वो हमारे लिए एप्लीकेशन माना जाएगा। देखिए ज़रा, फंड यूज्ड इन ऑपरेशन हमारे लिए एप्लीकेशन माना जाएगा, और फंड फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब फ़ायदा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए सोर्सेज माना जाएगा। तो वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेज ऑफ साइड पे आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो आई होप आपको अब प्रिपरेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे इसको रेडी करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कवर अप करवा दिया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी कैसे है। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर है तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं भी क्लियर है तो अगर फिर भी अगर आपको पॉइंट समझ आ गए हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको इसके अनदर भी वीडियो मिलेंगी फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, वो आपको ज़्यादा क्लियर कर देंगी इस चैप्टर के बारे में।